करूंगा, ठीक है। टॉपिक है कंस्ट्रेंड मोशन, है ना, कंस्ट्रेंड मोशन। टॉपिक क्या है? कंस्ट्रेंड मोशन। अब देखो, बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये समझ में आया तो आगे बहुत ज्यादा हेल्प है, नहीं समझ आया तो दिक्कत है ना। आसान है, बस तुम्हें समझने की जरूरत है, ध्यान रखने की। कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज, है ना, एक ब्लॉक है सपोज, इसको लग रहा है 20 मीटर का, है ना, इसको बोल दिया x, बोल दिया y, नॉर्मल सा है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स और एफ वाई, होगा ना। एफ इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ एक्स, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ वाई। सही है। तो एफ एक्स और एफ वाई क्या होगा, आता है लिखने। मान लो ये है 37 डिग्री, एंगल कितना है 37 डिग्री। तो एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट कितने आता है? नहीं आता है ना बेटा, प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो, मोशन नहीं पढ़ रहे हो, वहां पे वेलोसिटी दिया होगा ना ऐसे, उसका कंपोनेंट थोड़ा होगा ना एक्स और वाई में। क्या होता था इधर ए cos थीटा, क्या होता था इधर ए sin थीटा, होता था ना। वेक्टर में मैंने बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो अगर एफ एक्स कंपोनेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा f cos 37, यानी कि 20 cos 37। एफ वाई क्या हो जाएगा 20 sin 37, cos 37 लिखोगे तो 16 न्यूटन, 12 न्यूटन। ओके, ये है। अगर एक सवाल पूछूं कि चलो एक कंपोनेंट आया एफ एक्स क्या है 20, एक वही लाइन है, ये है 37 डिग्री, है ना। एफ एक्स क्या है 20, तो क्या हम ऐसे वापस लिख सकते हैं 20 cos 37 इधर। कल अगर लिखेंगे मान लो एफ एक्स लिखा 20 cos 37, इस पे कंपोनेंट, है ना। तो जैसे ही इसका आप इस पे कंपोनेंट लोगे तो यहां से लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, है ना, होगा ना। आप यहाँ पे जब कंपोनेंट ले रहे थे तो किस पे, जिस पे कंपोनेंट लेते हैं उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअली एफ यहाँ है और आपको इसका कंपोनेंट क्या मिलेगा, समवॉट लेस, कम मिलेगा ना, सब कम मिलेगा। देख सकते हो तुम, मिल रहा है ना। 20 cos 37 लिखोगे तो 20 4/5, सॉरी 20 cos 37, ये कितना है एफएक्स कितना है 16 cos 37, 16 cos 37 लिखेंगे, 16 आ गया ना, 16 आया ना। तो इसका कंपोनेंट लिखेंगे तो और कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि
इसका कंपोनेंट एफएक्स लिख लो, एफएक्स का वापस कंपोनेंट लिखोगे तो वापस वही फोर्स नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? वापस वही फोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले उसका कंपोनेंट था, है ना। तो ये चीज आने वाला है, यहाँ पे आप आगे जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि ओरिजिनल वेलोसिटी किसका है। तो यहाँ पे ओरिजिनल पार्ट कौन सा है, तो इसका कंपोनेंट इसके अलावा लिख सकते हैं। ये तो पहले ही इफेक्ट है, इसका इफेक्ट का इधर, उसका कंपोनेंट का क्या मतलब है? कोई फोर्स थोड़े ना है यार, अरे कोई ओरिजिनल फोर्स थोड़े ना है, रियल फोर्स थोड़े ना है। फोर्स तो एक था ना, वो तो इसका इफेक्ट आया ना इधर। तो जो हम इफेक्ट लिखते हैं, जो हम कंपोनेंट लिखते हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल फोर्स का लिखते हैं या ओरिजिनल वेलोसिटी का लिखते हैं। बात समझ में? बोलना क्या चाह रहा हूं मैं? पहले मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब हम कंपोनेंट लिखेंगे तो जो ओरिजिनल है उसी का कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। चलो एक बात, चलिए कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, बोल सकते हो, लिमिट लगाया गया है, कोई कंडीशन लगाया गया है ना। कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेशन और बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन, है ना। तो मोशन अंडर सर्टेन कंडीशन, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन लिमिट, उसी को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है? तो मान लो नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए दो ब्लॉक है, एक है ब्लॉक ए और दूसरा ब्लॉक है बी, ठीक है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सपोज आपने ए को वेलोसिटी प्रोवाइड किया 5 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया? ब्लॉक ए को 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी प्रोवाइड, तो बी का वेलोसिटी क्या होगा? बी का वेलोसिटी 5 होगा। कैसे कर सकते हो बी 5 होगा? प्रैक्टिकली तुम्हें ऑब्वियस से दिख रहा होगा कि एक बंदा हुआ है इसके साथ, तो अगर ये 5 से भाग रहा है तो ये भी 5 से भागेगा, यही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट है, वो क्या है कि ये बी से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। अगर स्ट्रिंग, जो मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग अगर पेन एक्सटेंसिबल है ना, कैसा है? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करेगा। अगर स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है तब जो वेलोसिटी ऑफ ए होगा वही वेलोसिटी ऑफ बी भी होगा। सोच के देखो, इस ब्लॉक को वेलोसिटी दिया तो इस ब्लॉक का कोई केवल पॉइंट उठा दो, मान लो यहाँ पे पॉइंट था, वो कितने से भाग रहा होगा? 5 मीटर पर सेकंड से। उसके पास वाला पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है, ये कितने से भाग रहा होगा? 85 मीटर पर सेकंड से। उसका पास वाला दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे पहुंच जाओ तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड।
है ना। तो हम इस कंडीशन से बता सकते हैं देख के कि अगर ए को वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हमने प्रोवाइड किया है तो बी का भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। ये तो ठीक है। मान लो ये जा रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। यह बेटा पुली है ना। ये है पुली। पुली के ऊपर से स्ट्रिंग गया है और दो ब्लॉक कनेक्टेड है ए एंड बी। तो सपोज ब्लॉक ए जो है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बी का वेलोसिटी क्या होगा? क्लियर है। 10 कैसे बता सकते हो? 10 किधर? नीचे के ऊपर। 10 किधर? ऊपर, है ना। तो आप देख के बता सकते हो कि अगर ये नीचे जाएगा स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, इसका मतलब इसे ऊपर जाना पड़ेगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग हमेशा क्या होता है? इनएक्सटेंसिबल। ये कंडीशन आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मान के चलना है। मैंने भी लिखा हुआ है तो क्या है? इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ कांस्टेंट रहेगा। चलो ये तो ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो, अब ध्यान से देखना। चलो मान लिया ये है ब्लॉक एक, दूसरा ब्लॉक है सपोज ऐसे ही है, दूसरा ब्लॉक है कहीं है। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये जो एंगल बना रहा है 37 डिग्री। अब वेलोसिटी ऑफ बी बताओ। दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी, इस तरह से कनेक्टेड है, दिख रहा है तुम्हें? ब्लॉक बी पुली ब्लॉक ए। ब्लॉक ए को हमने स्पीड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक ए को स्पीड कितना दे दिया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बी की वेलोसिटी क्या होगी? सोचो क्या होगी? इस बार भी 10 होगा या कुछ और होगा?
पहले तो ये डिसाइड करो ये जो डी ब्लॉक है वो मूव किधर करेगा। है ना, ये ब्लॉक किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, पहले तो डिसाइड करो। है ना, किधर जाएगा डिसाइड करो, सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जब हम कंपोनेंट लिखते हैं तो ओरिजिनल का लिखते हैं, आगे बताया ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनली वो किधर लगा है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है आगे की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। अरे प्रैक्टिकली घर में देख लो, डेट है ना, इसका वजन है, इसको ऊपर थोड़ी ना जाने देगा, ये आगे की तरफ जाएगा, तब तक जाएगा जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा, एक बार इसके सामने आ गया फिर ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। इस कंडीशन में अभी वो किधर मूव करेगा, आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे की तरफ मूव करेगा, तो मान लिया इसकी वेलोसिटी क्या है, dv। अब ये सोच के देखो, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है इसका वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और स्ट्रिंग से के साथ आ जाओ, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज करने वाला नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी किधर होगा, आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। बोल, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, है कि नहीं, है ना। अब सोच के देखो, ओरिजिनल वेलोसिटी कौन सा है, dv, इसका कंपोनेंट इसके नाम क्या हो जाएगा, ये 37, तो क्या हो जाएगा v cos 30, dv cos 37 आएगा ना, है ना। और ये जो dv cos 37 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, स्प्रिंग के वेलोसिटी के, कितना भाई, है ना। dv लिखोगे तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन cos 37, cos 37 बोले तो 12.5। बोलो कोई कंफ्यूजन है, नहीं, ध्यान देख, हमने क्या बोला था, पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि ब्लॉक का ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है, तो ओरिजिनल वेलोसिटी क्या, ब्लॉक किधर जा रहा है, आगे की तरफ, तो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है, dv, मान लिया dv, है ना। तो कंपोनेंट तो इसी का लिखना है, ना कि स्ट्रिंग और दो वाले का कंपोनेंट लिखेंगे, ओरिजिनल वेलोसिटी कौन सा है, तो इसका कंपोनेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे ना यार, तो इसका कंपोनेंट लिखा हमने और वो इक्वल होना चाहिए, ये जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है वो इसी का कंपोनेंट होना चाहिए ना भाई, ओरिजिनल वेलोसिटी का ही कंपोनेंट होना चाहिए ना, इसलिए तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हम कंपोनेंट किसका लिखते हैं, ओरिजिनल का, तो पहले ओरिजिनल को पहचानना पड़ेगा और फिर वेट करेंगे। तो स्ट्रिंग के अलाउंस वेलोसिटी क्या है, स्ट्रिंग का वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, वेट कर दिया, बोलो
क्लियर है? दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक क्लियर होना चाहिए तभी दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका जो हो सकता है वो ये है पुली, ये है ब्लॉक, है ना, और ये है पुली। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और ये हो गया l। बोल सकते हैं ना, ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना यार, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो सोच के देख, अगर एक ब्लॉक आगे मूव करेगा, तो जब आगे मूव करेगा तो एक्सचेंज करेगा ना, अरे बोलो यार, एक्सचेंज करेगा, हाँ, एल चेंज करेगा, अरे एल भी चेंज करेगा ना, ब्लॉक आगे इसी की वजह से जा रहा है क्योंकि एल स्ट्रिंग आगे भाग रहा है, ब्लॉक आगे भाग रहा है, स्ट्रिंग आगे भाग रहा है, तो एल भी तो चेंज करेगा, ये वाला लेंथ, टोटल लेंथ चेंज नहीं करेगा भाई, यहां से यहां तक का लेंथ, ये वाला लेंथ तो चेंज नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, क्या वाई चेंज करेगा? वाई चेंज नहीं करेगा, दिख रहा है ना? तो हम क्या करते हैं, यानी कि एक्स चेंज कर रहा है तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये वाली वेलोसिटी थी, ये वाली x कह लो, है ना, अरे होगा ना, और dy बाई dt क्या होगा, 0, क्योंकि y कांस्टेंट है, अरे यार y कांस्टेंट है ना, तो dy बाई dt क्या होगा, 0, है ना, और dl बाई dt क्या हो जाएगा, ये वाली वेलोसिटी, बोल, सही बोल रहा हूँ, जो भी टाइम है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2 into x dx अपॉन dt प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट है, इक्वल्स 2l dl अपॉन dt, सही है ना? अब इस इक्वेशन से देख क्या हो गया, x dx अपॉन dt इक्वल्स l dl अपॉन dt, यही आ रहा है ना, अरे ये आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt l अपॉन x dl अपॉन dt, dl अपॉन dt क्या था बेटा 10, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया vb, यही तो है वेलोसिटी, vb l अपॉन x क्या हो गया 337, आएगा ना, इनटू dl अपॉन dt, कैन देख लिए वही आंसर है, बोल, कोई दिक्कत है? नहीं, एक बार फिर से देख ले, 5 में क्लियर था, दूसरे वाले बात, दूसरा तरीका, हमने ये डायग्राम बना लिया, यहां से ये है l, ये है x और ये है y,
अब हमें नेचर पे देखना पड़ेगा। x जो है अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसको आगे की तरफ ले जाओगे तो ये ब्लॉक आगे की तरफ आएगा। ब्लॉक आगे की तरफ आएगा तो ये जो x है, ये वाला डिस्टेंस, इसी को x बोला है ना, x डिक्रीज करेगा ना, अरे करेगा ना, हाँ। और जब आगे जाएगा तो ये जो लेंथ है ये भी चेंज करेगा, एल भी डिक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्या बाई डिक्रीज करेगा? अरे क्या बाई डिक्रीज करेगा? नहीं, नहीं करेगा। इसका मतलब dx अपॉन dt क्या है? ये जो dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x, वही तो वेलोसिटी है dt, अरे वही तो वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना भाई, है ना? और dl अपॉन dt जो है वो क्या है? स्ट्रिंग का वेलोसिटी, वो कितना है? वो 10 गिवन है यहां से, और यही तो पता किया था ना, सही है। और इस ट्रायंगल से हमने इक्वेशन लिख लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर l स्क्वायर होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ये है, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर आगे करते हैं वापस और सवाल देखते हैं। सफाई हो गया, सफाई हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हुआ। नॉर्मल सा सवाल देता हूं मैं। सेम ही सवाल है, तुम्हें करना है खुद अपने तरीके से, है ना? ऐसे ही लिख ले 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए बताओ, है ना? देखो, जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो किस इंस्टेंट पे निकालते हैं, क्योंकि फिर वापस आगे जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, है ना? तो जब मैं एंगल मेंशन कर रहा हूं यानी किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी। देखो, ट्राई करो। सबसे पहला काम क्या बोला था मैंने? ऑरिजिनल वेलोसिटी डिसाइड करो, इसको 53 कर लो। सबसे पहला काम क्या था? ऑरिजिनल वेलोसिटी को ब्लॉक किधर जाएगा? आगे, ठीक है। कितने से जाएगा भाई? तो मुझे नहीं पता, मान लिया ठीक। अब स्ट्रिंग का वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ वाले स्ट्रिंग का वेलोसिटी क्या रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड रहा होगा। तो ओरिजिनल वेलोसिटी का कंपोनेंट लिख लेंगे स्ट्रिंग के अलावा, तो क्या हो जाएगा? v v cos 53 लिखेंगे ना, ओरिजिनल वेलोसिटी का कंपोनेंट।
और वो स्प्रिंग के वेलोसिटी के इक्वल होगा 10 v इक्वल्स 10 अपॉन cos 53। बोल कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है क्या? पहले जैसे पहले वाला ही सवाल था एक्चुअली, मैंने अंदर चेंज किया तो दूसरा सवाल बनाया है ना। दूसरा तरीका क्या करेंगे वापस, यही है ना। देख ये लेंथ l मान लिया, x मान लिया, y मान लिया। y क्या है? कांस्टेंट। इस ग्राउंड से इसकी हाइट तो कांस्टेंट ही है ना, वो थोड़े ना चेंज हो रहा है यार। बोलो है ना। ये कितना 53 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर, है ना। अरे लिखेंगे ना। अब देख x क्या है, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? तो dx अपॉन dt, ये जो x है ये इस यही रेट ऑफ चेंज तो वेलोसिटी है, इसी के अलावा मूव कर रहा है ना, है ना। तो वो कितना है? v dl अपॉन dt कितना है भाई? dl अपॉन dt मतलब ये वाली वेलोसिटी वो है 10। बाकी डिफरेंशिएट कर लो, आंसर देख ले बेटा। 50/3 समझ में आया? आया ना। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। सेम सवाल में सही है। मान ली इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये है 37 डिग्री। अब वेलोसिटी ऑफ v बताओ। क्लियर? तो ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है? 10 cos 37, 10 सॉरी, ओरिजिनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? स्प्रिंग का वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी ले लेते हैं स्प्रिंग के लॉन्ग, यही है ना स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के लॉन्ग अगर 37 है तो ये क्या हो जाएगा? 37। तो स्प्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10 cos 37। आया क्या? आया क्या? यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया? 10 cos 37 किसका? स्प्रिंग का। और ये स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। तो जो स्प्रिंग का वेलोसिटी होगा वही ब्लॉक का वेलोसिटी होगा। स्प्रिंग जिस तरफ मूव कर रहा है ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये तो बेटा ऊपर ही जाएगा ना। यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई? 10 cos 37। समझे?
चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है, यही है ना, आगे की तरफ दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमें किसका वेलोसिटी चाहिए, बेसिकली स्प्रिंग का, क्योंकि जो स्प्रिंग का वेलोसिटी है वही ब्लॉक का वेलोसिटी है। यहाँ वाला स्प्रिंग देख ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, यही है ना। तो स्प्रिंग का हम स्पीड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, तो स्प्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट है ये इस वेलोसिटी का, इसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग कंपोनेंट क्या है, 10 cos 37, समझे। दूसरा इसकी वेलोसिटी बतानी है, एंगल दे रखा है 37 डिग्री, एंगल दे रखा है 37 डिग्री। एक इधर जाएगा ब्लॉक, ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। ये एंगल है 37, ये बीड बोलते हैं इसको, एक बीड है, रिंग टाइप है, फ्रिक्शन लेंस है। तो जब ये नीचे जाएगा एक रिंग किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा ना, अरे जाएगा कि नहीं, जाएगा ना। हाँ, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। सबसे पहला काम क्या होता है, ओरिजिनल वेलोसिटी पता करना है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बीट किस तरफ जाएगा, आगे की तरफ, तो मान लिया वेलोसिटी v। कंपोनेंट किसका लिखते हैं, हमेशा ओरिजिनल का, कंपोनेंट किसका लिखते हैं, हमेशा ओरिजिनल का, किसके अलाउंग, स्ट्रिंग के अलाउंग। तो क्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की वेलोसिटी हो जाएगी ना 10 मीटर पर सेकंड। बोल भाई, है ना। अब क्या करेंगे, ओरिजिनल का कंपोनेंट लिखेंगे स्ट्रिंग के अलाउंग, तो क्या आएगा, v cos 37 इक्वल्स 10 वापस। समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया। चलो और देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लो ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, कितना से, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। अभी ए है और ये बी है। अब बी का वेलोसिटी बताइए, थोड़ा सा चेंज किया है, ध्यान में रखना है, स्ट्रिंग के अलाउंग वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है ना। तो जब स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है तो स्ट्रिंग के अलाउंग वेलोसिटी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
हाँ कीजिए। आया बेटा 50 25 है ना। चलो देखते हैं। हाँ आ जाओ। ये है ना। ये है 53, ये है 37। अब देख बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अब हम कर क्या रहे हैं इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये है ए और ये है डी। अब ये सोच के देख, ये है स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, है ना। तो स्ट्रिंग का यहाँ का पार्टिकल उठाए, यहाँ का पार्टिकल उठाए, यहाँ का पार्टिकल उठाए, यहाँ का पार्टिकल उठाए, यहाँ का पार्टिकल ले ले, यहाँ का पार्टिकल ले ले, यहाँ का पार्टिकल ले ले, यहाँ का पार्टिकल ले ले। स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल का स्पीड क्या होना चाहिए, होना चाहिए ना यार। जब तुमने बोल दिया कि जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ नहीं चेंज हो रहा है मतलब मान ले दो पार्टिकल ए एंड बी, पी एंड क्यू सपोज, तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेंगे। कब? जब क्यू का पी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 होगा। यार ये दोनों साथ मूव करेगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, तभी पॉसिबल है ना ऐसा। अगर इन दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो लेंथ तो चेंज कर जाएगा ना। बोलना सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। तो स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल। मैंने पहले ही बोल दिया है कि हमेशा क्या होगा स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल। तो यहाँ वाले पॉइंट पार्टिकल का जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है, इस तरफ स्ट्रिंग का पार्टिकल, सबका स्पीड तो सेम ही होना चाहिए ना। अरे मैग्नीट्यूड स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन अलग हो सकता है, इधर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है ना। स्पीड तो सेम ही होना चाहिए ना यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोल। अरे बोलो, पार्टिकल का स्पीड सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ। तो पार्टिकल का स्पीड होना चाहिए, तो हमने दो पार्टिकल उठाया, एक यहाँ वाला पार्टिकल और एक यहाँ वाला पार्टिकल। अभी दोनों को भूल जाए समझाने के लिए उठाया, है ना। यहाँ वाले पार्टिकल का स्पीड और यहाँ वाले पार्टिकल का स्पीड सेम होना चाहिए, हमें यही करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ वाला पार्टिकल का स्पीड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ वाला पार्टिकल ओरिजिनली किधर मूव कर रहा है, आगे की तरफ, कितना से 20 से,
तो इसके स्ट्रिंग के अलाउंग क्या होगा वेलोसिटी, स्ट्रिंग के अलाउंग, क्योंकि इस वाले पार्टिकल का इसके अलाउंग वेलोसिटी सेम होना चाहिए ना पास वाले से, तभी तो लेंथ चेंज नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट लिखते हैं ओरिजिनल का, तो ये है 53, ये हो गया 53, तो इधर वेलोसिटी क्या आ गया 20 cos 53, हुआ ना, हुआ क्या, अरे हुआ। अब आ जाते हैं इस यहाँ पे, तो इस ब्लॉक ओरिजिनली किधर मूव कर रहा है, आगे की तरफ, तो मान लिया वेलोसिटी v। अब इस वाले पार्टिकल का इस स्ट्रिंग के अलाउंग वेलोसिटी हमें लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इधर v cos 37, है ना। और क्या ये v cos 53 और v cos 37 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अरे होने चाहिए ना, अभी तो बताया कि दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना, बोलो। यानी कि 20 cos 53 किसके इक्वल हो गया v cos 37, यानी कि v equals 20, पुट कर ले cos 53 अपॉन cos 37, बोल कोई दिक्कत है, अरे कहीं कोई दिक्कत है, बेसिक चीज क्या समझना है, बेसिक यही समझना है कि जो भी ब्लॉक्स हैं उनका वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलाउंग लिखेंगे और इक्वेट, सही है, बता देगा नेक्स्ट, नेक्स्ट बता देगा, चलो है ना, इसकी वेलोसिटी बतानी है, अरे आंसर यार इसको तो पुट कर लिया, वीडियो मैं ही करूं, 20 cos 53 क्या होता है 3/5 अपॉन cos 4/5, सॉल्व कर लिया, 20 into 3/4 आएगा 15 आएगा, हाँ बोलो, क्लियर है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अलाउंग वेलोसिटी लिखेंगे, स्ट्रिंग किधर है, यही है ना, इधर वेलोसिटी कितना है भाई 10 मीटर पर सेकंड, तो कंपोनेंट ये 60, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ये भी 60, वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आएगा 10 cos 60, स्ट्रिंग के अलाउंग लिखा, लिखा ना, फिर इसकी वेलोसिटी, इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी किधर है, किधर जाएगा ये ऊपर की तरफ, है ना, इसका मान लिया वेलोसिटी v, इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा इधर v cos 30,
आएगा ना? बोलो अभी दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बोलो भाई, तो बी क्या हो जाएगा? 10 cos 60 अपॉन cos 30, 10 अपॉन रूट 3, 5 रूट 3। ये आएगा ना? 10 रूट 3 अपॉन रूट 3 तो कैसे आ गया तुम्हारा? cos 30 cos 60 1/2 रूट 3/2 5 रूट 3 आ गया। 10 अपॉन रूट 3 कितना हो जाएगा? जो भी होगा ये 10 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये आएगा। हाँ समझ में आया? चल ओके ओके ओके। ऐसे नहीं आता है हमारे पास। हाँ चलिए, एक रॉड है ना, इस तरीके का। ठीक है, ये एंगल है थीटा। पूरा क्या है, रॉड का ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए का वेलोसिटी है v, तो पॉइंट बी का वेलोसिटी बताओ। कर रहे हैं है ना? रॉड जो है वो है रिजिड। रिजिड है मतलब रॉड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब फोर्स लगाने से रॉड का डायमेंशन चेंज नहीं होगा, तब हम क्या बोलते हैं कि रिजिड है। क्या बोलते हैं? रिजिड। ठीक है,
में क्या होना चाहिए, रॉड है रिजिड, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। इसका मतलब लेंथ के अलावा वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, होना चाहिए ना। बोलो ए बी और ये दे रखा है थीटा, इसका वेलोसिटी इधर लिखेंगे डॉट के अलावा, ये है v, अगर बेटा ये थीटा है, ये अगर थीटा है फिर क्या हो जाएगा, ये भी थीटा, यानी कि v cos थीटा आएगा ना। अब इस बी पॉइंट के बारे में सोचो, ये किधर जा रहा होगा, ये आगे जाएगा तो बी पॉइंट किधर आएगा, नीचे ही आएगा ना यार, तो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी मान ली डी, ठीक है, ओरिजिनल वेलोसिटी क्या मान ली डी, इसका भी क्या लिखेंगे, लेंथ के अलावा वेलोसिटी कंपोनेंट, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और कोई दिक्कत है नहीं, इसका कंपोनेंट लिखेंगे, इसके अक्रॉस को क्या हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा। अबे दोनों वेलोसिटी के इक्वल होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या लिखेंगे v cos 90 minus theta equals v cos theta, सॉरी v की है ना v cos 90 minus theta, तो v equals क्या हो गया v cot, बोलो प्रॉब्लम है तो नहीं तो दूसरा दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये है x, ये है y और ये है l, रॉड ऑफ लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, सर वेलोसिटी सेम क्यों होना चाहिए, अब देखो तो इधर पहले तो बताया स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है ना, अरे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा ना स्प्रिंग के केस में, क्योंकि स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल था, तो वेलोसिटी दोनों पार्टिकल का सेम नहीं होगा ना, अरे नहीं होगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, अरे होगा ना। अब रॉड क्या है रिजिड, तो रॉड रिजिड का मतलब क्या है कि रॉड का लेंथ चेंज नहीं होगा, तो अगर इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का सेम लाइन पे सेम वेलोसिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो लेंथ चेंज हो जाएगा, है ना, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा v cot थीटा। दूसरा तरीका x मान लो, y मान लो, l मान लो, क्या लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स l स्क्वायर। अब ध्यान से देख, जब ये रॉड का ये एंड मूव करेगा ये नीचे आएगा, इसमें कौन सा कांस्टेंट है x y और l, क्या कांस्टेंट रहेगा l, है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा 2x dx by dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, प्लस 2 by dy upon dt, और l क्या है इस बार लेंथ कांस्टेंट है तो ये 0 होगा, है ना। अब कर लीजिए इसको उस साइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा dy upon dt equals x upon y dx upon dt, आएगा ना बेटा, dy upon dt क्या है, वही तो bb है, यही है ना bb, और dx upon dt क्या है b, है ना, ये वाला जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वही तो है dx upon dt।
नेगेटिव साइन बता रहा है, बाइक डिक्रीज हो रहा है, बाइक कम हो रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो नेगेटिव साइन लिख लो, लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। वो बेसिकली बता रहा है कि बाइक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब x अपॉन पाई क्या होगा, x अपॉन पाई cos थीटा आएगा ना। यहां से क्या हो गया, cos थीटा x अपॉन पाई, इस ट्रायंगल में x अपॉन पाई क्या है, cos थीटा, और dx अपॉन dt क्या है, v, और dy अपॉन dt क्या है, dv। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आया, आया ना। इस तरह से घर पे सवाल प्रैक्टिस करना, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। काइनेमेटिक्स क्या नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है ना। कुछ सवाल ऐसे क्लस्टर मोशन के लिए आते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही मिलेंगे आपको इसके सवाल। कई कई काइनेमेटिक्स के लास्ट में भी होता है ना, तो देख लेना। ओके, थैंक यू। नहीं बेटा नहीं, मेरे को